हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर पेपर लीक सीरीज फॉर नीट 2026। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मैं आदित्य जोशी हूँ और मेरे अंडर में इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी फंक्शन करती है। 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर इंक्लूडिंग 2 ऑल इंडिया रैंक 1 एंड 400 से ज्यादा मेंटोर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स इन भुवनेश्वर, भोपाल, ऋषिकेश, मंगलागिरी, कल्याणी, रायबरेली, बड़े बड़े एम्स के लोग आके वर्क करते हैं। तो बच्चों, ये जो कम्युनिटी हमने बनाई है, इस कम्युनिटी के थ्रू लास्ट 2 साल लगातार पेपर प्रिडिक्ट हुआ था। हम एक टेस्ट सीरीज निकालते हैं जिसका नाम है सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज। लास्ट ईयर 640 मार्क्स का पेपर 2025 जैसे अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट में भी प्रिडिक्ट हुआ था एंड 2024 में 712 नंबर का पेपर एज इट इज आया था। हर साल मैं आपको बताता हूं पेपर कहां से आएगा, एनसीईआरटी की मार्किंग्स बताता हूं और इंपॉर्टेंट एरियाज बताता हूं प्रॉपर एनालिसिस के बाद, लेकिन आप लोग उसको ढंग से कवर कर नहीं पाते हो। तो अब मैंने ये पेपर लीक सीरीज निकाली है जिसमें एंटायर मंथ ऑफ जनवरी में डेली आपको ऐसी वीडियो मिलेगी और इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे। अब करना कैसे है, चैलेंज बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करके रखो जिसका नाम है आदित्य जोशी। वहां पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको शेड्यूल दिख जाएगा हमारी सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज का। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। अब हर दिन आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज, ऐसी वीडियो जो आएगी इसको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री की मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैं कंप्लीट कराऊंगा फ्री में। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 115 फिजिक्स 115 केमिस्ट्री कहीं नहीं गए। तो डेली ये वाली वीडियो पूरी देखनी है। सेकंड चीज, हमारी सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी हमारे यूनिट बेस्ड टेस्ट चलेंगे जनवरी में। तो यूनिट वाइज एनसीईआरटी कवर करनी है। अब बच्चों, एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है? तो एनसीईआरटी कवर करने के लिए मेरी एनसीईआरटी की मार्किंग्स आप लोग कवर करेंगे। बायो में खाली 4 चीजें: एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्व एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल। प्लीज बच्चों, एक चीज याद रखना, ये पूरी एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन 70% से ज्यादा पेपर यहीं से आता है। अब ये कैसे करना है, डिटेल वीडियोस मैंने बना रखी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर रात 10 बजे आई विल कम लाइव और हम डिस्कस करेंगे पूरे दिन भर में आपने क्या किया और आपको कहाँ दिक्कत आई, कहाँ इशू आया। फिर हम एक क्विक रैपिड फायर का सेशन भी लेंगे जहां पे आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा। इसके अलावा डेली मिनिमम 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये कर लेते हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये वाली वीडियो जिसमें आगे आपको मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलेगी, ये पूरी देखनी है। हमारी एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स कंप्लीट करनी है जो आप खुद से कर लेंगे, और रात को लाइव आके मुझे ज्वाइन करना है। दैट्स इट। अगर ये कर लेते हो, 31 जनवरी तक एवरीवन विल बी क्रॉसिंग देयर सेफ स्कोर। 31 जनवरी तक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 640 मार्क्स क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। और बच्चों, जिन्होंने हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी जाके ज्वाइन करो, पेपर वहीं से आएगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियसली ऑकर हो रही है। स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद से। अब कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली ऑकर होने के लिए हमें 3 चीजें देखनी पड़ती है। एक तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डेल्टा एस, डेल्टा जी, और साथ में हमको देखना पड़ता है टेम्परेचर। ठीक है। तो अभी ये जो चार्ट है, यू हैव टू मग इट अप। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़े क्वेश्चंस डील कर लेंगे तो थोड़ी क्लियरिटी आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इट इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर दिस इज अ डायरेक्ट थियोरेटिकल पॉइंट कि अगर कोई भी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक होना है तो H of reactant should be more than H of product. So this is a direct theory question. Then next is, which of the following process is a non-spontaneous process? Non-spontaneous process, flow of heat from a cold body temperature to a hot body. ठीक है, हमेशा आपको पता है कि जो heat है वो हमारी hot से cold में जाती है. So this is a non-spontaneous one. Then next is, which of the following statement regarding Gibbs energy is correct? Delta G is negative, the process is spontaneous. This is a very very important highlighted point कि कोई भी रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी को नेगेटिव रहना ही पड़ेगा। अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसमें मार्क कर लेंगे कि देखो स्पॉन्टेनियस होना है, जहां पे भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है डेल्टा जी आपको हमेशा नेगेटिव दिखेगा। स्पॉन्टेनियस नेगेटिव। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया है कि जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली ऑकर होती है, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी हैज टू बी नेगेटिव। देन नेक्स्ट इज
अगर कोई भी टेम्परेचर पे, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि अगर रिएक्शन को कोई भी टेम्परेचर पे अगर स्पॉन्टेनियसली ऑकर होना है तो क्या क्या है। एक तो हमने देख लिया कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी को तो नेगेटिव रहना ही है, लेकिन व्हाट अबाउट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। डेल्टा एच को भी नेगेटिव रहना है और डेल्टा एस हैज टू बी पॉजिटिव। एक बार टेबल में हाईलाइट कर लेंगे सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। देखो डेल्टा जो एच है इट हैज टू बी नेगेटिव, डेल्टा एस हैज टू बी पॉजिटिव एंड डेल्टा जी हैज टू बी नेगेटिव। कब? ऑल टेम्परेचर्स के लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसमें देखना है कि ऑल टेम्परेचर बोला गया है या हाई टेम्परेचर बोला गया है या लो टेम्परेचर बोला गया है। देन नेक्स्ट is which of the following is not correct. A spontaneous process is reversible in nature. अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रही है तो ऑब्वियसली इट इज इरिवर्सिबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इरिवर्सिबल होती है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करोगे तो इट कैन गेट रिवर्स्ड। देन कम्स assertion and reason type of question. Assertion है an exothermic process which is non-spontaneous at high temperature may become spontaneous at low temperature. तो ये यहाँ पे इसको हम देख लेंगे यहाँ से। देखो वो बोल रहा है कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव डेल्टा एच नॉन स्पॉन्टेनियस है हाई टेम्परेचर पे तो वो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस बन सकता है। सो इट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे assertion इज ट्रू। देन रीजन क्या है? spontaneous process is an irreversible process and may be reversed by some external agency। तो ये भी हमने ऊपर लिखा कि एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो irreversible जो प्रोसेस है वो रिवर्स की जा सकती है, लेकिन ये जो है ये इसका वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है। दोनों भी ट्रू है बट इट इज नॉट दी वैलिड जस्टिफिकेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज assertion है if both delta H and delta S are positive then reaction will be spontaneous at high temperature। अभी हमने ऊपर ही देखा। देखो वापस से एक बार हाईलाइट कर देंगे कि अगर डेल्टा H और डेल्टा S ये दोनों पॉजिटिव है तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ऑल प्रोसेसेस विद पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज आर स्पॉन्टेनियस। अभी ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसने बोला है कि अगर पॉजिटिव रही डेल्टा एस तो स्पॉन्टेनियस ही रहेगा, क्या? नहीं है ऐसा। देख लो अभी यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि देखो यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव है लेकिन रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एस पॉजिटिव लेकिन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव रहा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी। देन नेक्स्ट इज what will be the signs of delta H and delta S when NaOH is dissolved in water। तो NaOH जो है उसका डिसोल्यूशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H इज नेगेटिव, और ये स्पॉन्टेनियसली होता है तो डेल्टा S हैज टू बी पॉजिटिव। ये हमने ऊपर ही देखा था। फिर है द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हमने देखा था कि स्पॉन्टेनियस अगर हमको रिएक्शन चाहिए तो डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, और पॉजिटिव का मतलब क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसके बेसिस पे यू हैव टू मग अप दिस 3 पॉइंट्स ओवर हियर। ठीक है, ये वाला अगर आप ये 4 लाइंस भी एकदम अच्छे से पिट पैट कर लो तो ऑल योर स्पॉन्टेनिटी रिलेटेड क्वेश्चंस विल बी 100% करेक्ट। Today we will be seeing the chapter strength of acids. This is the most important topic in equilibrium chapter। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है। इसी का एप्लीकेशन फिर जब आप बफर सॉल्यूशंस करोगे या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करोगे वहां आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है कि वेदर द एसिड इज स्ट्रॉन्ग वेदर द एसिड इज वीक। उसके बेसिस पे आपके फॉर्मूलेस चेंज होते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है so you won't be able to attempt the questions of buffer solutions even though you know the formulas। तो this topic is extremely important। तो अभी जो ये एसिड है वो स्ट्रॉन्ग और बेस स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे है, मतलब इनके क्या ट्रेंड्स है जो जनरल ट्रेंड्स हमेशा पूछे जाते हैं। आई हैव लिस्टेड ऑल द ट्रेंड्स बिलो। जैसे अभी पी ब्लॉक से यहाँ पे आपको एक ट्रेंड देखने मिलेगा कि एच आई इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू एच बी आर एच सी एल एच एफ। ठीक है, देन अगर वही आप पर क्लोरिक लेते हो क्लोरिक लेते हो क्लोरस लेते हो तो दिस इज द ट्रेंड। देन HClO3 HbRO3 एंड देन HiO3।
फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्लोरीन, जितने ज्यादा क्लोरीन रहेंगे उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा। देन फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ते जा रहे हैं तो एसिडिटी यहाँ पे हमारी कम हो रही है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि एरोमेटिक जो भी एसिड रहेंगे वो हमेशा स्ट्रॉन्गर रहेंगे एज कम्पेयर टू द एलिफैटिक एसिड। फिर उसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है कि HClO4 जो है इट इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू H2SO4, और H2SO4 HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। बिकॉज हमारा यूजुअली मिथ क्या होता है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन HClO4 जो है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट इज HClO4, देन H2SO4, देन HCl, HNO3 एंड द लिस्ट कंटिन्यूज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला ही ट्रेंड है। एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कंटेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो अगेन इट इज डायरेक्टली कि वो पूछ रहा है कि ट्रेंड में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अभी हमने देखा कि HI जो है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको ट्रेंड पता हो तो बिना देखे आपको मोलर वोलर नहीं देखना है इतना कि HI जो है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस। वीकेस्ट बेस यहाँ से रहेगा AlOH3, क्योंकि ये जो आपको पता है कि इट इज एम्फोटेरिक, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं रहता है। अगर बेसिक ऑर्डर का ट्रेंड पूछता है आपको तो दिस विल कम ऑन फर्स्ट, दिस विल कम ऑन सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा उतनी ज्यादा उसके प्रोटॉन की एफिनिटी होती है। सो अमंग ऑल द फोर ऑप्शंस दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस प्रेजेंट, अमोनिया वाला। ठीक है, देन अगेन कम्स कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अभी मैंने बताया ऊपर सिंपल सिंपल, देखो कितना हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। अभी यहाँ पे आपको एसिड जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट भी नहीं दे रखे हैं, जैसे ये जो है HClO4 है, लेकिन ये कितना कॉम्प्लेक्स बना के दे रखा है। बट आप अगर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो इट इज HClO4, इट इज H2SO4। ठीक है, तो अब आपने ऊपर ही देखा था हमने कि HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सो हियर कम्स द ऑप्शन। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैलकुलेट करो, कि दो आपको Ka की वैल्यूज दे रखी होगी एंड देन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू √Ka। तो जिसकी जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू है उतना वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने रेशो पूछ रखा था आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का, और दो Ka की वैल्यूज दे रखी थी। यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दी formula and then you will get the answer. Then next आपको again the very same type of question कि वही relative strength of two acids are asked और formula क्या रहेगा √Ka/K1/K2। फिर वापस से एक क्वेश्चन दे रखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमको पता है कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर अगर कार्बन ऐड होते जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। फिर पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट। अब के भी दे रखा है तो हमको पता है जैसे Ka बड़ा रहा तो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वैसे ही के बी बड़ा रहा तो बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे छोटी Kb की वैल्यू देखनी है। देखो जैसे यहाँ पे 10⁻⁻10 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर हियर, उसमें से भी अब 10⁻⁻10 की दो वैल्यूज दे रखी है, उसमें से भी सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, सो अगर जितनी छोटी वैल्यू Kb की उतना वीक क्या रहेगा हमारा बेस। अगेन स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आया है और रेशो पूछा गया है, तो हमको पता है स्ट्रेंथ 1/स्ट्रेंथ 2 इज इक्वल्स टू √K1/K2। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर्स। देन अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पी ब्लॉक ऑल्सो कि आपको ट्रेंड पूछा गया है एसिडिक का। तो यू नो द ट्रेंड HClO4, देन HClO3, देन HClO2 एंड देन HClO। सो यहाँ से हमको याद क्या करने हैं, दीज स्ट्रेंथ्स, जिसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फॉलोड बाय H2SO4 देन HCl। एंड देन फिर एक ये वाला ट्रेंड पूछते हैं आपको फ्रॉम P block। दिस क्वेश्चन अगेन गेट्स रिपीटेड इन द P block एंड एक ये वाला ट्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू सी बफर सोल्यूशन। बफर होता क्या है, सबसे पहले तो उसकी पूछते हैं डेफिनेशन। तो बफर ऐसा सोल्यूशन होता है जो पीएच को चेंज नहीं होने देता है, जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच। फिर पूछते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है बफर सोल्यूशन की, कि वो पीएच को
कौन कौन सी सिचुएशन में नहीं चेंज होने दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस डालें तब भी पीएच चेंज नहीं होंगी, अगर आप डाइल्यूशन करें तब भी पीएच चेंज नहीं होंगी, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए अगर वैसे ही सोल्यूशन को रहने दें तब भी पीएच चेंज नहीं होंगी। सो दीज आर दी बेसिक 3 प्रॉपर्टीज जिस पर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। देन इज टाइप्स ऑफ बफर्स, एक तो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो अब जो क्राइटेरिया है एसिडिक बेसिक बफर का वो देख लेते हैं, बिकॉज मेजरली इसी पे क्वेश्चन आता है। तो अगर एसिडिक बफर है तो वो सोल्यूशन क्या रहेगा, वीक एसिड। दिस इज एक्सट्रीमली हाईलाइटेड पॉइंट ओवर हियर कि एसिड वीक चाहिए एसिडिक बफर में। वही अगर बेसिक बफर है तो वीक बेस चाहिए। दिस इज अ वेरी स्टार पॉइंट ओवर हियर टू रिमेंबर। तो आपको अगर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक बफर, तो आपको वो सोल्यूशन में से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको ढूंढ के निकालना है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी एसिडिक बफर नहीं बना सकता है। ठीक है, द एसिड हैज टू बी वीक, द बेस हैज टू बी वीक। फिर उसके बाद इनके पीएच पीओएच के फॉर्मूलेज दे रखे हैं, इस पे भी क्वेश्चन रेयरली आते हैं, बट यू कैन ओवरव्यू द फॉर्मूलाज। अब जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बफर सोल्यूशन पे आते हैं, विल डील विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कैन नॉट बी अ बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो अब कैन नॉट बी अ बफर सोल्यूशन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया है कि हमको एसिड कैसा चाहिए, वीक चाहिए, या फिर बेस कैसा चाहिए, वीक चाहिए। तो कुछ भी स्ट्रॉन्ग हमारे बफर के लिए अनसूटेबल है। अब यहां से ये वाली ऑप्शन में देखो कि HCl क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एवरी वन ऑफ यू नो कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो इट कैन नॉट मेक अ बफर सोल्यूशन। देन सेकेंड क्वेश्चन वापस से यही है कि कौन सा एसिडिक बफर नहीं है। देन अगेन हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा कि हमको जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको ढूंढना है। ठीक है, तो अब यहां से HClO4 अगेन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो वापस से बफर सोल्यूशन नहीं बना सकता है। देन एक एग्जाम्पल दे रखा है 1 ml ऑफ NaCl एंड 1 मोलर ऑफ HCl, ये जो है। तो यहाँ पे अगेन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बफर बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। तो हमारे लास्ट के दो ऑप्शंस कट हो गए। फिर उसके बाद HCl एक एसिड है, तो पीएच कैसी रहेगी, 7 से कम रहेगी। तो इट इज नॉट अ बफर सोल्यूशन विथ पीएच लेस देन 7। फिर अब यहाँ पे दिस इज एक्सट्रीमली स्टार क्वेश्चन अगेन, जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पूछ रखा है कि बफर सोल्यूशन ऐसा क्या करते हैं जो पीएच नहीं चेंज होती है। तो बफर सोल्यूशन में क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड भी कर रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस। तो अगर जब अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारी पीएच जो है वो चेंज नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन। तो यहां से हमको वापस से क्या ढूंढना है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगेन HClO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बफर सोल्यूशन नहीं होता है। ये सब जो दे रखे हैं कितने मोलार है कितने नॉर्मल है, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए दे रखा होता है। हमको सीधा सीधा बस क्या ढूंढना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। देन अगेन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन दिया रखा है, बट द हिडन कॉन्सेप्ट इज वेरी स्मॉल ओवर हियर। 1 ml of N by 100 HCl is added to 1 liter of a buffer solution having pH 5. The pH of a solution will, आप कुछ भी ऐड करो बफर सोल्यूशन के अंदर pH चेंज नहीं होंगे, because this is what is the definition of buffer. Next question is which buffer solution comprising of the following has its pH value greater than 7? तो अभी greater than 7 कौन सी होगी, जिसके अंदर बेसिक बफर रहेगा। तो ये वाला जो है इट इज अ बेसिक बफर, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक सोल्यूशन दे रखा है द पीएच ऑफ द सोल्यूशन विल नॉट चेंज ऑन एडिंग। ये वाला भी हमने देखा है कि इट इज अ बेसिक बफर, अगेन सेम ही एग्जांपल है। तो ये बेसिक बफर का एग्जांपल है, इसके अंदर अगर आप पानी भी ऐड कर दो डिस्टिल वाटर तब भी पीएच जो है वो चेंज नहीं होंगी। Then which of the following is the buffer solution of a strong acidic nature? Strong acidic nature के लिए हमको क्या चाहिए कि weak acid, यहाँ पे तो यहाँ से HCOOH is a weak acid। ठीक है, फिर which of the following pairs constitute a buffer? Again यहाँ से HNO2 is a weak acid और ये जो है उसका strong base के साथ salt है। So this is the basic ऑफ बफर सोल्यूशन एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने देखा कि यही एक जो दो तीन लाइंस है इन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो बेसिक जो है कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्स एन एसिडिक
buffer, इसी के basis पे most of the questions are being asked. Today we are going to start the topic hydrolysis of salt and pH calculation. This is most important. अब जो salt है वो कैसे बनेगा? एक तो acid base को मिला के बनता है, ठीक है? अब depending upon जो acid है, जो base है, whether they are strong or whether they are weak, we are having four types of salt. Strong acid plus strong base. Second combination is strong acid plus weak acid plus strong base, and weak acid plus weak base. So we are having four different types of salt solutions depending upon कि एसिड कैसा है और बेस कैसा है. कभी कभी डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब कि एसिड स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, या फिर इनडायरेक्टली आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर दिस एसिड इज स्ट्रांग, वेदर दिस एसिड इज वीक. ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है. अदरवाइज एक और नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस. सो आपको पता होना चाहिए कि जो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, और जो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये टॉपिक से आते हैं इज कैलकुलेशन ऑफ पीएच. वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट फॉर्मूलाज डिपेंडिंग अपॉन कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर जो वीक है, ठीक है? तो सबसे पहला फॉर्मूला है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए, दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी. देन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है अगर, तो पीएच इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ पीकेए प्लस हाफ लॉग सी. और थर्ड इज दोनों भी वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है. देन द फॉर्मूला गोज पीएच इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ पीकेए माइनस हाफ पीके बी. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार. जैसे पहला क्वेश्चन है, डिटेल में काफी क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट हमको जो हाईलाइट करके जो हमको आइडेंटिफाई करना है वो ये है कि एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, और जो अमोनियम सोल्यूशन है वो क्या है? वीक बेस है. तो अब हमारे पास ये देखो, यही वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है कि हमारा जो वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा पीएच कैलकुलेशन के लिए. डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करो, pH is equals to 7 plus half pKa minus half pKb, and substitute the values of pK and pKb which are already given to you in the question, and then you'll get the appropriate answer. अब दूसरा, आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओ तो आप ये वाले क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला पुट के भी आंसर ला सकते हो. जैसे देखो, अगर वीक एसिड है और वीक बेस है और इनका अगर सॉल्ट बन रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज टू बी न्यूट्रल, है ना? जैसे यहाँ पे देखो, दोनों इसमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तब भी न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है, और वीक एसिड है, वीक बेस है, तब भी अप्रोक्सीमेटली जो पीएच है वो न्यूट्रल ही आती है. तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस थे आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, जो ऑप्शंस थे तो उनमें से द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वाज 7. तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिंपल लॉजिक लगा के भी यू कैन फाइंड द आंसर विदाउट इवन कैलकुलेटिंग द स्टफ. अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, सेम ही एप्लीकेशन है यही फॉर्मूला का. देखो वापस से पीकेए दे रखा है 4.77, पीकेबी दे रखा है 4.75. इट इज अगेन वीक एसिड एंड वीक बेस वाला कॉम्बिनेशन. तो यही फॉर्मूला आएगा, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट 7 नहीं मार्क कर सकते हो, बिकॉज देखो 7 एक्यूरेट या जरूरी नहीं है ना. हमने पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेटली 7 हो सकता है. यहाँ पे देखो, दिस इज अगेन टू हाईलाइट कि अप्रोक्सीमेटली 7 हो सकता है, एग्जैक्ट 7 आएगा जरूरी नहीं है. तो अब 7 से रिलेटेड तीन वैल्यूज है यहाँ पे, 7.02, 7.01, 7. So here you have to actually substitute the values and get the answer. Then third is, अब यहाँ पे देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, अनआयनिक हाइड्रोलाइसिस दे रखा है. यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं दे रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. कॉम्बिनेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्टली एन आयनिक हाइड्रोलाइसिस है. तो अभी एन आयनिक हाइड्रोलाइसिस हम देखते हैं कि एन आयनिक हाइड्रोलाइसिस हमने किसके लिए पढ़ा था? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए. तो अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? ऐसा फॉर्मूला आएगा जहां पे सब प्लस प्लस है. देखो, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग कि कहाँ माइनस यूज करना है, कहाँ प्लस यूज करना है. तो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला है वहां पे एवरीथिंग इज प्लस प्लस. सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हमारे प्लस प्लस आ गया है आंसर के अंदर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है. अगेन आपको हाईलाइट क्या करना है?
कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। सबसे पहले तो हमको यही देखना होता है। तो एसिड भी वीक है बिकॉज इट इज एसिडिक एसिड, और बेस भी जो है वो भी वीक है। तो फिर इसका जो पीएच आएगा वो क्या आएगा, न्यूट्रल। अगेन द एप्लीकेशन ऑफ द वेरी सेम कॉन्सेप्ट। Then next question is, what is the pH at equivalence point in the titration? अगेन हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, एसिड और बेस कौन सा है। तो एसिड अगेन वीक एसिड है। अब यहाँ पे लेकिन जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो द फॉर्मूला चेंजेस एंड द फॉर्मूला विल बी pH is equals to 7 plus half pKa plus log C। तो C की वैल्यू आपको दे रखी है, pKa की वैल्यू दे रखी है। You just need to substitute the values in the question and you'll get the answer। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीएच। तो अब ये सॉल्ट्स दे रखे हैं, इसमें से आपको ढूंढना है। अगेन द क्राइटेरिया इज कि हाईएस्ट पीएच किसका रहेगा, जिसमें जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस अगर प्रेजेंट है तो बाकी आप देखोगे ये तो HCl के साथ का सॉल्ट है तो इट हैज टू बी एसिडिक। ठीक है, ये वाला तो न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब ये वाला बेसिक है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, कंपेरेटिवली ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है, next is the pH value of 0.001 molar aqueous solution of NaCl। NaCl again you have to know कि ये strong acid plus strong base का combination है, it is 100% 7। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन अगर मिक्स कर रहे हैं हम लोग तो न्यूट्रल पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 आएगी। अगर वीक एसिड वीक बेस है तो अप्रोक्सीमेटली 7 आ सकती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो इट हैज टू बी 7। तो दिस वाज डायरेक्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रॉन्ग एसिड का दे रखा है एंड वीक बेस, के भी वैल्यू दे रखी है, पीएच पूछा है। द फॉर्मूला इज pH is equals to 7 minus half pKb minus half log C। वैल्यूज डायरेक्ट दे रखी है, सब्स्टिट्यूट करो, यू विल बी गेटिंग द आंसर pH is equals to 5। अगेन द वेरी सेम क्वेश्चन कि वैल्यूज दे रखी है, सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला के अंदर, यू विल गेट द pH। फिर अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पीएच हमको अरेंज करनी है पीएच के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने देखा कि NaCl जो है वो न्यूट्रल है ना, 7 इसकी वैल्यू है बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये तो 7 आ गया। फिर अब HCl हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सबसे कम पीएच एसिड की रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है NH4Cl, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो कहीं ना कहीं इट ऑल्सो हैज टू बी एसिडिक। तो 7 के पीछे एसिडिक वाले चले गए और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, सो इट विल कम अहेड। तो एक ऐसे टाइप का भी आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है कि अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। 3 फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, उसके बेसिस पे यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। ये वाले 3 जो फॉर्मूलेज है बाय हार्टेड, एंड एक बार ये देख लेना कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस किसको बोलते हैं, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस किसको बोलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर 2 टाइप की हो सकती है, एक तो टेम्पररी हार्डनेस हो सकता है या फिर परमानेंट हार्डनेस हो सकता है। दोनों के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम ही रिस्पॉन्सिबल है हार्डनेस के लिए, बट जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स होते हैं एंड दे आर सोल्यूबल। ओके, अब जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको तो आप बॉईल कर दो तब भी ठीक हो जाएगा, तब भी वाटर विल बी लाइक प्योर। या फिर दूसरा प्रोसेस जो हमारे पास है टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए, दैट इज क्लार्क्स प्रोसेस। द नेम्ड रिएक्शन आपको सीधे सीधे मेथड पूछते हैं कि विच मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस, तो क्लार्क्स प्रोसेस यूज करेंगे हम, और जिसके अंदर हम रिएक्टेंट क्या है हमारा CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये यूज करेंगे। देन परमानेंट हार्डनेस के लिए हमारे पास 2-4 मेथड्स है। सबसे पहले तो वॉशिंग सोडा जो Na2CO3 है उसका यूटिलाइजेशन। सेकेंड इज कैलगॉन्स मेथड जिसके अंदर Na6P6O18 यूज करते हैं। देन इज आयन एक्सचेंज मेथड जिसको हम परमुटेड प्रोसेस भी बोलते हैं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, Z। देन इज सिंथेटिक रेजिन्स मेथड, यहाँ पे क्या होता है रेजिन्स विथ एसिडिक ग्रुप्स एक्सचेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नाउ विल लुक एट द एमसीक्यूज, कौन सा टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैन बी रिमूव्ड बाय।
डायरेक्ट प्रोसेस क्लार्क्स हमने देखा था, क्लार्क्स में से ये यूज करते थे। देन नेक्स्ट इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, कैल्कॉन। A water sample is said to contain permanent hardness कब रहती है, जब वो सल्फेट्स और क्लोराइड्स प्रेजेंट हो। Then next is in a permuted, the calcium and magnesium ions of hard water are exchanged with sodium ions of permuted. फिर है कैलगॉन का फॉर्मूला Na2Na4PO3 6। तो ये एक बार ठीक से देख लेना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलगॉन। देन ये पूछा है आपसे, अभी देखो कैलगॉन का वापस से फॉर्मूला पूछा, तो बी का क्या आएगा 1, हमने देखा ना अभी Na4 ये वाला, ठीक है। देन ए का 3, सिन गैस इज CO plus H2। Permuted again is NaAlSiO4। I told you permuted का फॉर्मूला पूछते हैं सीधे सीधे, एंड CO plus N2 is producer gas। देन देखो वापस से परमुटेड या फिर जियोलाइट का फॉर्मूला पूछ लिया, इट इज NaAlSiO4। देन मेथड, जो अभी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो 3 मेथड्स पूछी है उससे रिलेटेड, तो पहले तो क्लार्क और कैलगॉन वो कर लेते हैं। तो क्लार्क के अंदर हमने पता है कि CaOH4 OH ट्वाइस यूज करते हैं टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए, और कैलगॉन में हम लोग यूज कर रहे थे Na6P6O18। आयन एक्सचेंज के अंदर इट इज दिस, एंड सिंथेटिक रेजिन के अंदर रेजिन यूज करते हैं RSO3H। देन असर्शन टाइप ऑफ रीजन क्वेश्चन, असर्शन है सॉफ्ट वाटर लेदर्स विद सोप बट नॉट हार्ड वाटर, दिस इज ट्रू। सॉफ्ट वाटर के साथ लेदर बनता है लेकिन हार्ड वाटर के साथ नहीं बनता है। उसका रीजन क्या है, हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद सोप टू फॉर्म इनसोल्यूबल सॉल्ट्स व्हिच फॉर्म्स गम। तो दिस इज द करेक्ट रीजन या फिर करेक्ट जस्टिफिकेशन फॉर द असर्शन। Then next is the method used to remove temporary hardness of water is again Clark's। तो ये दो जो आपके पास कटआउट्स है, इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे टेम्पररी हार्डनेस के लिए क्लार्क आपको याद रखना है, एकदम हाईलाइटेड पॉइंट। देन परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए कैलगॉन में Na6P6O18। देन परमुटेट का फॉर्मूला NaAlSiO4, एंड देन सिंथेटिक रेजिन में क्या यूज कर रहे हैं, SO3H यूज कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक H2O2 एंड इट्स प्रॉपर्टीज। H2O2 के आपको मेनली ये चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है, एक तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो स्ट्रक्चर पूछते हैं H2O2 का। दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, गैस फेज में, सॉलिड फेज में। सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन देख लेते हैं। 3 मेथड्स दे रखी है जिसके नाम भी अगर आपने याद कर लिए तो इट्स मोर देन एनफ। एक है बेरियम पेरोक्साइड से, दूसरा पेरोक्सो डाइसल्फेट से, तीसरा ऑटो ऑक्सीडेशन बाय 2 एल्किल एंथ्राक्विनोल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली बेरियम पेरोक्साइड लुक्स लाइक, ठीक है। तो एक ये है, 3 मेथड्स है प्रिपरेशन के। देन स्ट्रक्चर हमने अभी देखा कि गैस फेज में अलग है और सॉलिड फेज में अलग है। तो हमको इतना याद रखना है कि जो सॉलिड फेज है उसके अंदर जो एंगल है इट इज 90.2। एक ही याद रख कर लेंगे, दूसरा फिर ऑटोमेटिकली वी कैन गेस ओवर देयर। देन कुछ प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एक्शन, तो वो तो पहचान ही सकते हैं टाइम पे। अभी देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ H2O2 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज बेरियम पेरोक्साइड विच इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन। तो हमने देखा बेरियम पेरोक्साइड भी होता है, सोडियम पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं बेरियम की जगह पे। टू इथिल एंथ्राक्विनोल, ये भी हमने देखा। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है, देखो दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। यही पूछते हैं आपको। अभी देखो डायरेक्ट पूछ लिया कि सॉलिड स्टेट में क्या है, सॉलिड फेज में। तो हम अपन ने याद किया था 90.2 एंगल याद करना है फॉर सॉलिड स्टेट। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करके पूछ लिया। यह ही इज ट्राइंग टू कंफ्यूज यू मोर कि सॉलिड में कौन सा है और गैसियस फॉर्म में कौन सा है। तो 90.2 इज गोइंग विद द सॉलिड फेज। Then next is which of the following statement regarding hydrogen peroxide is false। एक एक करके प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वी ऑल नो दैट। MnO2 से डिकम्पोज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट भी है,
लेकिन ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज मोर स्टेबल इन दी एसिडिक मीडियम, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट ओवर हियर. Then next is H2O2 acts as a bleaching agent because of oxidizing nature of H2O2. This is again a star mark question because bleaching agent या फिर bleaching tendency is an important use of H2O2 और वो प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है वो किसके वजह से शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से शो कर रहा है. देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रिड्यूसिंग नेचर. अभी ये वाले इसमें देखो Ag2O किसमें रिड्यूस हो रहा है, Ag में, सीधे सीधे ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो यहाँ पे H2O2 में कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है, रिड्यूसिंग नेचर नजर आ रहा है. Then which of the following is used as a stabilizer for storage of H2O2? डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है. H2O2 को अगर स्टोर करना है सो वी यूज यूरिया. देन एक ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि H2O2 दे रखा है, परसेंटेज उसमें हाइड्रोजन का कितना है बाय वेट पूछा गया है, तो ये एक मोल कंसेप्ट से रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन है. इसके अंदर सबसे पहले H2O2 का अगर हम लोग मास निकालेंगे सो इट कम्स टू बी 34 ग्राम्स. ठीक है, तो अगर पूरे H2O2 मॉलिक्यूल में 34 ग्राम्स आते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन के कितने हैं, तो हाइड्रोजन का वेट होता है 2 डिवाइडेड बाय 34 ग्राम्स. यू गेट द आंसर एज 5.88%.